दोस्तों, आज फिर एक बार हम लोगों के साथ हैं मेजर जनरल यश मोर और हम उनसे पूछेंगे कि खाड़ी युद्ध इस समय किस मुकाम पर खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताज़ी कलाबाजियाँ खाई हैं, उनका क्या मतलब है? दरअसल उनका इरादा क्या है? और उनकी काट करने के लिए ईरान के पास क्या है? इज़राइल क्या सोच रहा है? और इस पूरे परिदृश्य में भारत कहाँ खड़ा हुआ है? हालाँकि इस बात की चर्चा हम लोग अक्सर करते हैं कि भारत कहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन हम भारतवासी हैं, तो इस बात की चर्चा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्वागत है आपका मेजर जनरल यश मोर नई परख के मंच पर एक बार फिर। आम थैंक तौर यू। पर जैसे कि अगर हम विश्व इतिहास पर निगाह डालें, तो हमेशा जब युद्ध होते हैं, तो उसमें युद्ध विराम की बातें और शांति की बातें तब होती हैं जबकि एक 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 पूरी तरह से लड़ाई रोक दी जाती है। युद्ध विराम हो जाता है, घोषित कर दिया जाता है, फिर बैठकर वार्ता की मेज पर चर्चा होती है कि शांति कैसे हो, उसकी शर्तें क्या हों, किसको क्या मिले, किसको क्या ना मिले, ये होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। युद्ध लगातार जारी है। तीनों पक्षों की तरफ से युद्ध जारी है। लेकिन साथ में ये कहा जा रहा है कि शांति के लिए एक चलिए वार्ता हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए वार्ता। और एक पक्ष जो कि आक्रमण का शिकार है, जिसके विरुद्ध थोपा गया है, वो लगातार इनकार कर रहा है कि हमारा इस वार्ता से कोई ताल्लुक नहीं है। कम से कम ऊपर से तो कह ही रहा है। पीछे से जो हो रहा हो, ऊपर से लगातार कह रहा है कि हमारा इस वार्ता से कोई ताल्लुक नहीं है। और उधर पाकिस्तान में 4-4 देशों के विदेश मंत्री बैठकर चर्चा कर रहे हैं कि ये वार्ता कैसे शुरू की जाए। 4 देशों के विदेश मंत्री चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो पूरा नज़ारा है, एक अ, फौजी मामलों के विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर आप इस नज़ारे को कैसे देखते हैं? और साथ में इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, कि लड़ाई जो चल रही है, उसकी रोशनी में वो किस मुकाम पर खड़ी हुई है, तो और भी ज़्यादा विश्लेषण जो है, खुलकर सामने आएगा। जी। धन्यवाद अभय जी। और हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। जी, धन्यवाद। और लड़ाई जो है बिल्कुल 4 हफ्ते निकल चुके हैं हुँ, और मैं इसको हमेशा सेंसलेस वॉर, हुँ, डायरेक्शनलेस वॉर, एक ऐसी लड़ाई जिसके पीछे ना कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, हुँ, ना कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अब नज़र आना शुरू हो गया है। हुँ, उनको तेल पे काबू करना है ईरान के। अब ये पोज़ीशन क्लियर हो गई है क्योंकि जो भी है यूएस का, उसको पेट्रो डॉलर, उसको तेल, जबकि उसका अपना बहुत है, बट हुँ, उसको कंट्रोल करना है। जी। और ईरान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया, मैंने पिछली बार भी आपके चैनल में बताया था। जी, जी। आई थिंक हम सबको भारत में हुँ, जो है ईरान से सबक लेना चाहिए और ईरान को सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरीके से ईरान लड़ रहा है, ऐसे हुँ, देखो मिलिटरली ईरान कोई मैच नहीं है यूएस का। यूएस बहुत बड़ी पावर है, हुँ, सुपर पावर है हर हर हिसाब से। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने इस लड़ाई को जो है फाइट किया है, वो बहुत काबिले तारीफ है। जी। उन्होंने उन्होंने टारगेट्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं, उन्होंने बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, उन्होंने रूल ही चेंज कर दिए लड़ाई के। हुँ, जिस तरीके से इज़राइल और यूएस की आदत थी लड़ने की कि पहले लीडर्स को मारो, फिर हुँ, खूब फायर पावर करो, डिस्ट्रक्शन करो, सब कुछ बर्बाद कर दो, फिर लीडर चेंज हो जाएँगे, लोग अ, थक जाएँगे और गुहार माँगेंगे शांति की, फिर हम उन पे काबू कर लेंगे और वहाँ पर अपनी सत्ता ले आएँगे और ये इस तरीके से हुँ, रेज़ीम चेंज हो जाएगी। और वो हुआ नहीं। ये ना गाज़ा में हुआ, ना हुँ, यहाँ होगा, ना हुँ, लेबनान में है। अब रूल चेंज हो गया है और ये रूल चेंज किया है ईरान ने। द हुँ, वे दे हैव दिस थिंग। हुँ, अब जो है ये दलदल में फँस गया अमेरिका। हुँ, अब निकलने का चांस नहीं है उसके लिए। हुँ, किस तरीके से विक्ट्री डिक्लेयर करके निकले? अब ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी हो रही है। एक तरफ बात कर रहा है, दूसरी तरफ बम गिरा रहा है। हुँ, एक तरफ 5 दिन की मोहलत, बट फायरिंग लगातार चल रही है। फिर 10 दिन की कह रहा है हम नहीं करेंगे, फिर भी कर रहे हैं। अब तो एक दूसरे की रिफाइनरीज़ को इस तरीके से हिट किया जा रहा है। ये हुँ, एसेट अभय जी तोड़ना तो बम बर्बाद करना एक मिसाइल से हो जाते हैं, हुँ, लेकिन इनको ठीक करने में उसका 2-2 3-3 4-4 साल लग जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इस टाइप की डिस्ट्रक्शन है, इस टाइप हुँ, की डिस्ट्रक्शन है गैस फील्ड्स पे, ऑयल फील्ड्स पे हुँ, जो है कभी नहीं देखी गई। हुँ, और एविएशन सेक्टर आपको पता ही है, रियल एस्टेट सेक्टर आपको पता है किस प्रकार से हिट हुआ है। अभी डिसैलिनेशन प्लांट्स पे अगर हुँ, हिटिंग शुरू होगी तो आप सोचो क्या हाल होगा, वहाँ पानी नहीं है गल्फ हुँ, की कंट्रीज़ के पास। तो जी। पूरी बेवकूफ़ी की लड़ाई है, सेंसलेस वॉर। हुँ, और ईरान ईरान किसी उसमें है नहीं, हुँ, नेगोशिएट करेगा फ्रॉम पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हुँ, और वो तैयार है कि हुँ, अगर ये बूट्स ऑन ग्राउंड या अगर ये एम्फिबियस ऑपरेशन करते हैं, हुँ, जिसकी मुझे लग रहा है तैयारी है क्योंकि उनकी 2 शिप हैं जो हुँ, मूव कर चुकी हैं और ये आएँगी ईस्टर के आस-पास। ईस्टर इम्पोर्टेंट त्योहार है हुँ, क्रिश्चियन कैलेंडर में।
तो लगता है उसके तब तक इनको टाइम मिल जाएगा तैयारी करने का। तो उसके तो ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल होने वाला है इस लड़ाई में कि क्या यूएस इस बात की मतलब क्या और दलदल में फंसेगा, क्योंकि जिस दिन उसने अपने सैनिक उतार दिए ईरान की धरती पे, उस दिन के बाद बहुत घमासान फिर निकलना, फिर ये दूसरा वियतनाम बन सकता है, ये दूसरा अफगानिस्तान कन्वर्ट है। ईरान के लोग मानेंगे नहीं, और बहुत बड़ा देश है, छोटा मोटा देश नहीं है। यहाँ की मैंने पिछली बार भी भूगोल के बारे में बताया जी, था, जी, ज्योग्राफी, जी। यहाँ के लोगों का साइंटिफिक टेम्पर, यहाँ की ये सोसाइटी जो है वो, तो ये अब जो है कोई चाहिए जो समझा सके ट्रंप को और नेतन्याहू को कि दिस हैज गॉन टू फार। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि आप आकलन ये कर रहे हैं कि ईस्टर के आसपास ये हमला हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एम्फीबियस यानी पृथ्वी और पानी पर एक साथ, जल हाँ, पर और थल पर एक साथ, हाँ। हाँ, एक साथ हमला एम्फीबियस हो का मतलब ये है, हाँ, एम्फीबियस मतलब का सिंपल आपके दर्शकों के लिए कि आप पानी का इस्तेमाल करके लैंड पे अटैक कर रहे हो। लैंड पर अटैक करें। ऐसी अच्छा, शिप्स होती हैं जिनकी हाँ, की लो वो विड्थ होती है, वो अपना गेट खोल देते हैं, उसमें टैंक वगैरह भी उतर जाते हैं, गन्स भी उतर जाते हैं, सैनिक भी उतर जाते हैं, अच्छा, और फिर अच्छा। आप लैंड को कैप्चर करना शुरू कर देते हो तो समुद्र से थल उस पे जाना, जमीन पे जाना। जी, जी। तो ये जो 2 जो बड़े पोत आए हैं, एक उसमें बॉक्सर है और एक त्रिपोली है, क्या ये एम्फीबियस हैं? हाँ, इनमें मरीन्स हैं, इनमें इनमें मरीज़ मरीन्स हैं। हैं, हाँ, जी। जिनके की मरीन्स का काम ही है, हाँ, मरीन्स का काम ही है सी से लैंड पे सी से वो लैंड पर अटैक करना, लैंड पे अटैक करना। लैंड पर अटैक लेकिन ऐसे लैंड अटैक नहीं कर सकते कि एक दिन आए और अगले दिन चढ़ गए। हुँ, आर्मी जब सोल्जर्स इन्वॉल्व होते हैं हुँ, तो प्लानिंग होती है, रिकॉनेसेंस होता है, टारगेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फायर पावर इकट्ठा करना पड़ेगा। और हुँ, कहाँ से आएंगे? सीधा अमेरिका से आके नहीं चढ़ सकते, हुँ, हुँ, उनको कहीं ना कहीं किसी खाड़ी के देश में उतरना पड़ेगा, जहां पर अपनी तैयारी करेंगे, अपनी पूरी की पूरी बैटल प्रोसेस। जो शिप से इतनी दूर से आ रहे हैं वो बैटल कॉम्बैट लोड में नहीं है, वो हुँ, सीधा अटैक नहीं करते, इम्पॉसिबल है। हुँ। तो उनको कहीं ना कहीं कौन सा देश उनको जगह देगा जहां से कि खर्ग तो अभी आइलैंड या अभी अभी ये त्रिपोली से आए हैं, करीब 3000 मेरीन कमांडोज़ आए हैं। ये कहाँ पे इन्होंने लैंड किया है या त्रिपोली में ही बैठे हुए हैं? क्या है? क्या इनकी पोज़ीशन है? अभी कुछ पता नहीं, अभी तो अपनी शिप पे ही होंगे, अपनी शिप पे हैं। अपने अच्छा। शिप पे ही रहेंगे। हुँ, लेकिन क्योंकि जिस तरीके की देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुस नहीं सकते ये, हुँ। वो तो आपको पता ही है, पूरा का पूरा ईरान ने कंट्रोल हाँ, किया हुआ है। जी, जी। तो कैसे वो खर्ग आइलैंड तक पहुंचेंगे, या ईरान के किसी और शाहबहार पोर्ट के आसपास हुँ, ग्वादर, जहां पाकिस्तान का मकरान कोस्ट एक्सटेंड होता है, क्या वहां से फिर अंदर आएंगे? फिर लिंकअप कैसे करेंगे किसी किसी दूसरी फोर्स के साथ, और हुँ, उनको मेंटेन कैसे करें? कौन मेंटेन करेगा? आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टोमक। हुँ, तो जो भी फौज जमीन पे काम करती है, एयरक्राफ्ट तो कर के वापस लैंड कर जाएगा, रिफ्यूल हो जाएगा, पायलट उधर जाएगा, सो जाएगा, कुछ और कर लेगा। हुँ, लेकिन इनको फीड कैसे करोगे? हुँ, इनकी जो कैजुअलिटीज होंगी कौन उठाएगा? हुँ, इनको फायर सपोर्ट कैसे देंगे? हुँ, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। हुँ। विदाउट एक और कंट्री का लैंड का इस्तेमाल किए हुए मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है ये अचीव कर पाएंगे इसको। तो क्या कहीं देखिए मैं तो बिल्कुल सामरिक मामलों का जानकार नहीं हूँ। अगर मेरी बात आपको बचकानी लगे तो आप मुझे माफ़ कर नहीं, दीजिएगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं। कुछ जानता भी नहीं हूँ उसमें, केवल अखबारों में और पत्रिकाओं में पढ़ के तो कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त होता नहीं है इस बारे हुँ, में। हुँ। आपको व्यावहारिक ज्ञान है, आपने खुद लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो फौजी सलाहकार हैं, वो किसी इस बात पे शायद उन दोनों में एकता हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप का ये आदेश चलता है वहाँ तो, कि ये जो भी वो बूट्स ऑन ग्राउंड यानी जो फ़ौजियों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं मेरीन कमांडो के ज़रिए, वो भी शायद वो मानते हैं कि बहुत थोड़ी देर के लिए होगा। क्योंकि अगर अगर लंबे अरसे के लिए कर रहे होते तो उसके बड़े भारी इंतज़ाम करने पड़ते। आपने बताया था जैसा कि सपोर्ट है वो कैसे होगा? इसका मतलब वो ये मान के चलते हैं प्रिंसिपली ये थियोरेटिकली ये मान लिया है उन्होंने कि बहुत कम देर के लिए ही होगा, ज़्यादा सपोर्ट का इंतज़ाम करना नहीं पड़ेगा। पहले ही दबारे में, पहले ही हल्ले में शायद वो अपना मकसद हासिल कर लेंगे, ऐसा वो मान रहे होंगे। मुझे नहीं पता सही है गलत है। जी। इस पूरी लड़ाई में एक चीज तो क्लियर है हुँ, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिलिट्री एडवाइजर्स की हुँ, खास राय ली नहीं है, हुँ, क्योंकि यूएस की मिलिट्री बहुत प्रोफेशनल है, हुँ, हुँ, और वो इतनी लड़ाई का एंटिसिपेट नहीं था। तो उन्होंने यही सोचा था एरियल बम्बार्डमेंट करेंगे, हुँ, उस दिन में इनके रडार, इनकी एयरफोर्स को खत्म कर देंगे, हुँ, इनके कुछ जो है लीडर्स को तो मार ही देंगे, और इनका डिस्ट्रक्शन कर देंगे, हुँ, इनके आईआरजीसी का और इनका और कुछ इनकी मिलिट्री साइट्स को बर्बाद कर देंगे। इन्होंने सोचा भी नहीं था
तो ये सारे के सारे अभी ये अनप्लान्ड एक्शंस हैं जो हो रहे हैं। अच्छा। और आप कह रहे हो सही है, ट्रम्प इज सुप्रीम कमांडर, वो ऑर्डर देगा तो उनकी आर्मी करेगी, बट आई एम श्योर दे विल एडवाइज हिम एंड ही शुड आस्क। अब जब मिलिट्री डोमेन में आएंगे तो मिलिट्री डोमेन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैसेकर होगा। एंड एज यूएस प्रेसिडेंट क्या वो कितनी रिस्क ले सकता है? आप देखो कितने जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूएस में, नो बहुत किंग। बड़े प्रोटेस्ट हो रहे, बहुत बड़े प्रोटेस्ट। कल तो बहुत जबरदस्त, जब मैं यूएस में था अक्टूबर में, तब वहां पर इसका नो किंग मूवमेंट का दूसरा दौर चल रहा था। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को में इनके बड़े बड़े जुलूस खुद देखे थे। अब ये उसका तीसरा, तो पहला दौर जून में चला था, अब ये तीसरा दौर उसका चल रहा है। और इस तीसरे दौर में अब खाड़ी युद्ध भी आ गया। उस वक्त तो खाड़ी युद्ध कहीं पे था ही नहीं। तो खाड़ी युद्ध आ गया है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा बड़ा, और भी ज्यादा विशाल, 80 से 3,200 जगहों पर जुलूस निकलना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और उसके अंदर 80 से 90 लाख लोगों का भाग लेना। मुझे लगता है कि वियतनाम युद्ध के खिलाफ जो प्रतिरोध, जो आंदोलन हुआ था, ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और प्रभावी आंदोलन है। हाँ, बहुत है। और अब ना बिल्कुल एपिटाइट नहीं है। अब मीडिया देखो 69-70 में क्या मीडिया था, कितनी, फिर भी उनके पास टीवी वगैरह था, लेकिन घरों तक खबर आ रही थी। उन्होंने शुरू में जो आप बोल रहे हैं ना, छोटा ऑपरेशन प्लान किया था 2,500 मरीन के साथ, बाद में 5 लाख लोग डिप्लॉय कर दिए, 58,000 लोग मरे, 1 लाख से ज्यादा जख्मी हुए। और क्या पाया? तो अब जो है एपिटाइट नहीं है किसी के भी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी मुश्किलें हैं लोगों के पास, महंगाई बढ़ गई है, रोजमर्रा की चिंताएं ज्यादा हैं। तो अब जो है लोगों में लड़ाई लड़ने की या लड़ाई के लिए कोई कोई ऐसा है नहीं। इवन उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मागा की, जो हम कहते हैं, जो एक बाइबल बेल्ट कहते हैं, जो उसको सपोर्ट करता है, व्हाइट बेल्ट, व्हाइट सुपरमैन, वो भी बिल्कुल इस लड़ाई के हक में नहीं है। उनको भी मार पड़ रही है जॉबलेसनेस की और महंगाई की। तो आई थिंक कुछ तो लोगों का दबाव पड़ेगा वहां से, कुछ अगर उसकी मिलिट्री उसको सही एडवाइस करेंगे, जो कि प्रोफेशनल मिलिट्री है यूएस मिलिट्री, और जिस तरीके से यूरोप का रिस्पॉन्स है इसमें, वो भी अपने आप में, स्पेन है, जर्मनी है, बाकी कंट्रीज भी, फ्रांस है, वो लोग भी ऑलमोस्ट खुल के आ गए कि हम इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे नहीं। सबने अपना और दरकिनार कर लिया है। तो अब जो है अकेले पड़ते जा रहे हैं नेतन्याहू और ट्रंप इस पूरी चीज में। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका यूरोप का नेतृत्व खोने जा रहा है, या उसने खो दिया है। वहां भी और खाड़ी के देशों में भी खोने जा रहा है। कमाल की बात क्या होगी अभय जी, आप खाड़ी के देखो, देशों का लीडरशिप भी उनके हाथ से निकल रही है, निकल और रही है। यूरोप की लीडरशिप भी उनके हाथ से निकल रही है। खाड़ी के देश जिन्होंने इसकी छत्र छाया में इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बेसेस दे रखी है अपनी जमीन पे, और वो बेसेस खाली हो गई हैं क्योंकि उन्होंने अपने सोल्जर्स को होटल्स में शिफ्ट कर दिया है। बिकॉज ईरान की कब मिसाइल कहां आके, कौन सा ड्रोन कहां आके हिट करेगा समझ नहीं आ रहा है। और उनके जो इंस्टॉलेशंस है उनको ईरान दबा के हिट कर रहा है। फिर ये किस लिए यूएस को पाला हुआ था वहां पे उनकी छत्र छाया में। तो ये जिस दिन ये लड़ाई जब भी खत्म होगी, ईरान विल एमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर नेशन हेयर, और वो बाकी नेशन भी रिकॉग्नाइज करेंगे कि ईरान के साथ दुश्मनी लेने का कोई फायदा नहीं है अमेरिका के उस पे। तो काफी चर्न होएगा इस एरिया के अंदर भी। जियोपॉलिटिक्स जो है बहुत चेंज होने वाली है। नया एक इंतजामिया आएगा जिसमें ईरान की बहुत अहम भूमिका रहेगी। इसमें हम लोग ये भी सोच सकते हैं, एक आकलन लगा सकते हैं कि जो युद्ध के बमों की मार से जो ईरान तबाह हुआ है, ईरान के शहर, ईरान की बिल्डिंगें, ईरान के मॉन्यूमेंट्स, ये सब जो सड़कें जो तबाह हुए हैं, इनको बनाने में मुझे लगता है कि रूस और चीन भी बड़े पैमाने पर ईरान को मदद करेंगे। और जब वो अपना तेल दबा के बेचेगा, क्योंकि जब युद्ध में, अभी तो अमेरिका ने उनको सैंक्शंस अपनी कुछ तो हटाई दी हैं, युद्ध में तो मेरे ख्याल से शर्त ही उसकी होगी, सभी हटाई है, उसने पहली शर्त रखी भी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो वो तो गए, वो सैंक्शन जो थे खास तौर पे, कौन उन सैंक्शंस की परवाह करता है। हाँ हाँ, तो वो जब अपना तेल बेचेगा तो उसको अपना पुनर्निर्माण करने में, अपने आप को रिबिल्ड करने में भी कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी। देर लगेगी थोड़ी, साल 2 साल में दोबारा खड़े हो जाएंगे वो। हाँ, वो कर लेगा, देखो वो कर लेगा। और एक नेशनल यूनिटी भी उभर के आ रही है ईरान के अंदर, कि जो लोग इस जो है इस क्लर्जी के खिलाफ थे, वो भी अब देश में इस पूरे, जिस तरीके से अयतुल्ला खमैनी का असैसिनेशन हुआ, बाकी लोगों का हुआ है, तो इसमें, और जो 165 बच्चियों को मारा है, उसका तो यूरोप और अमेरिका की पार्लियामेंट में लोग सवाल उठा रहे हैं, भाई आपने वो क्यों किया, आपने जान करके किया।
165 बच्चियों को स्कूल के वो बहुत ही हुँ। अनपार्डनेबल है बिल्कुल ठीक कह रहे दुनिया हैं। की नज़रों में। अच्छा, अब आप ये थोड़ा बताइए हम लोगों को, उस पे रोशनी डालिए कि ज़ाहिर है कि अगर कोई वार्ता नहीं हो पाई, कुछ उधर से ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, जिसकी संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और उसे अड़ना भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसे अपनी शर्तों से नीचे हट जाना चाहिए, क्योंकि वो तो सताया हुआ देश है। तो उस हालत में और जब ये लोग कोई ना कोई अपना एम्फिबियस ऑपरेशन करेंगे, चाहे वो खर्ग आइलैंड पे करें या उसके अगल-बगल के कुछ और जो महत्वपूर्ण आइलैंड हैं, उन पे करें, कुछ ना कुछ तो करेंगे ये लोग। आखिरकार अमेरिका बिना कुछ किए तो चला नहीं जाएगा। हुँ। हाँ, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। उनको भी अपनी नाक बचानी है। नेतन्याहू को भी अपनी नाक बचानी है। और नेतन्याहू का तो क्या ख़ास नुकसान होने वाला है, इज़राइल वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा मशहूर और ऐसा देश नहीं है, इससे लोग बहुत हमदर्दी रखें, लेकिन अमेरिका की नाक पूरी कट जाएगी, तो उसकी दुनिया में उसका जो प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व पे भी बहुत बड़ा डेंट लगेगा। तो ऐसी हालत में ईरान ने क्या रणनीति अपनी बनाई होगी, जिसके ज़रिए वो अमेरिका के इस इस हमले इस हमले की मुकाबला करेगा या क्या क्या करेगा? जी। देखो, ईरान तैयारी कर चुका है हुँ, और इसकी हम अब 1 महीना हो गया, अभी स्टेबलाइज़ है उसका कमांड कंट्रोल सिस्टम हुँ, एंड उन्होंने बहुत अच्छा किया, इसमें कोई डाउट नहीं जैसे। हुँ, अब जबकि ट्रंप की बार-बार और वो उनको पता है, ये एक तरफ बात करते हैं और फिर आपको झांसा देते हैं हुँ, या आपको कहते हैं कि नहीं-नहीं हम तो बातचीत कर रहे हैं और फिर अचानक से पीछे से हमला करते हैं। तो अब कोई ट्रस्ट तो मतलब ही नहीं कि वो हुँ, अमेरिका पे ट्रस्ट कर ले कि 10 दिन की मोहलत है, पीस टॉक्स हैं। हुँ, और एम्फीबियस के लिए पूरा तैयार है वो, हुँ, पूरा तैयार है। और जिस प्रकार से ये लड़ेंगे ना, ये वाली लड़ाई, ये भी अपने आप में एक अलग किस्म की लड़ाई होगी। हुँ, ये जो है मरीन्स अगर पैरा एयरबॉर्न भी आ रही है उनकी डिवीज़न, कोई हुँ, ऊपर से लैंड करेगा, कोई ज़मीन से लैंड करेगा, सोचेंगे हम कुछ एरिया को कैप्चर कर लें। ईरान के पास बहुत बड़ी तादाद में फ़ौज है। हुँ, तकरीबन उसकी आईआरजीसी, उसकी मिलिट्री, उसकी पैरामिलिट्री जब फोर्सेस जो होती हैं, हुँ, ये जो है 7-8 लाख के आसपास है। हुँ, 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 मैसिव तरीके से, हुँ, प्लस हुँ, लोगों का रेजिस्टेंस, लोग भी तो हुँ, मतलब नहीं ना कहीं पर ये कोई शहर कैप्चर कर लेंगे और लोग इनके साथ हो जाए, वो भी नहीं होगा। तो बहुत बड़ा मैसेकर होगा हुँ, अमेरिकन फोर्सेस का, बहुत तो ज़्यादा कैजुअल्टीज़ होंगी इसमें। हुँ, क्योंकि बिना तैयारी के करेंगे, कोई हुँ, प्रैक्टिस तैयारी अब है भी नहीं ना, उनका गोई अगर करना है इन्होंने, हुँ, तो कितना ही एलीट ट्रूप्स हो अभय जी, जब हुँ, अगर आपके पास प्लानिंग अच्छी नहीं है, हुँ, आपके पास कॉज़ ही नहीं है, कॉज़ क्या है लड़ाई का? हुँ, क्या क्या कॉज़ है एक अमेरिकन सोल्जर को इस लड़ाई में हिस्सा लेने का? हुँ, किस लिए लड़ रहा है वो? क्यों जाएगा उस लड़ाई में? हुँ, तो ये तो डाउट है कि वो किस प्रकार से कैसे कर पाएँगे, लेकिन अगर उसको सद्बुद्धि आएगी, कोई एडवाइस करेगा, तो हुँ, मुझे लगता है कि उससे पहले किसी प्रकार की जो उसको कोई अभी कुछ छोटी-मोटी नोशन ऑफ विक्ट्री कि हाँ हाँ, जी, आप जीत गए। हाँ, वही नाक बचाने के लिए कुछ चाहिए कि देखिए हमने ये कर दिया। क्योंकि उनकी नाक ट्रम्प तो देखो ये इसका इसके बाद उसको टेन्योर मिलना नहीं नहीं, 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 नहीं। है ना? नहीं, वो तो नेतन्याहू इम्पीचमेंट से बचने के लिए हाँ, और वो जेल जाने से इम्पीचमेंट बचने और जेल जाने से खुद भी अपने वक्तव्य में कह चुके हैं कि ये दे कैन इम्पीच मी। तो दे वो कैन इम्पीच, दे कैन पुट हिम इन जेल, जो हाँ, इसके भैया केसेस हैं इसका पूरा एप्स्टीन बुढ़ापा जेल में गुज़रेगा। और इसके जो और ऐसा ही नेतन्याहू का हाल होने वाला है। हुँ, नेतन्याहू के ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, बाकी केसेस हैं, वो हुँ, चाहता है लड़ाई चलती रहे और हुँ, इलेक्शंस वगैरह, बट जब भी इलेक्शन होंगे, हुँ, नेतन्याहू की हार निश्चित है और हुँ, वो भी जेल, उसको भी जेल जाना पड़े। हुँ, तो इन दोनों की अब ईगो की लड़ाई है हुँ, और इसमें आप देखो दुनिया भारत के ऊपर देखो कितना कितना असर होने वाला हो रहा है ऑलरेडी, जी। है ना? आप लोग तो मेरे से ज़्यादा समझते हो इस चीज़ को कि इंडस्ट्री पे कितना असर है, गरीब आदमी की एम्प्लॉयमेंट पे कितना असर है और आने वाले दिनों में अभी तो इलेक्शन हमारे यहाँ तो पेट्रोल, डीज़ल ठीक-ठाक मिल रहा है और सरकार ने काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स किया इन चीज़ों पे। हुँ, बट आने वाले दिनों में अगर ग्राउंड पे उतर गए अमेरिका के सोल्जर, तो ये जो 115 पे है क्रूड, ये 150 और 200 जा सकता है। 200 जा सकता है। और फिर तो आप देखो चरमरा जाएगी पूरी हुँ, की पूरी इकोनॉमी जो है हुँ, हमारी भी, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम पे, दुनिया में जो होता रहे कोई बात नहीं, बट हमारे पास तो 150 करोड़ लोग हैं। हुँ, बाकी देश को 1 करोड़ का है, कोई 2 करोड़ का है, कोई 3 करोड़ का है। हुँ, उनको फिर भी कहीं से मदद, हमारे यहाँ द स्केल इज़ ह्यूमंगस। हुँ, तो हम भारत पे तो इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था, हुँ। हमें हमें बढ़-चढ़ के इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए था और तो हमने हमने नहीं किया कंडेम, यहाँ तक हमने ईरान को कंडेम किया, अभी भी नहीं किया हमने इस अभी लड़ाई भी को। नहीं किया।
और सब देश कंडेम कर रहे हैं इसको। जब स्पेन का प्राइम मिनिस्टर कर सकता है और रशिया, चाइना, तो बहुत अच्छा। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का मैंने पूरा सुना, वो तो बहुत जबरदस्त बोला है। वो तो हीरो है। हीरो है। इस वक्त यूरोप से उभरने वाला अगर कोई हीरो है जिसने हाँ, बेहिचक हो गए सबसे पहले, जैसे हाँ, ब्रिटेन के और फ्रांस के फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो बहुत हीला हवाला करके अपनी बात कही है। हाँ, हाँ, लेकिन उसने तो बिल्कुल शुरू में ही हम्म, और बहुत स्पष्ट रूप से उसने कहा कि ये जो हो रहा है, मतलब जो है सांचेज ने, प्रधानमंत्री सांचेज ने जो कहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। और उसने ईरान की भी आलोचना की है, उसने रिवोल्यूशनरी गार्ड की भी आलोचना की है, उसने हुती की भी आलोचना की है, हिजबुल्लाह की भी, हमास की, सबकी आलोचना की है, लेकिन साथ में ये भी कहा है नो टू वॉर, ये युद्ध बिल्कुल बेकार है, गलत है एकदम। तो ऐसी पोजीशन हमारी हो सकती थी। बिल्कुल हो हमारी सकती थी। स्टैंडर्ड पोजीशन है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमने बिल्कुल। हमास को कंडेम किया 7 अक्टूबर के एक्शन के लिए। हम्म, हम सबको कंडेम कर सकते थे। हम हम्म, ईरान को बोल सकते थे प्लीज रेन इन योर प्रॉक्सीज इट हम्म, इज, बट इसको कंडेम करना हम्म, जो है बहुत जरूरी था। लड़ाई को नहीं किया तो अयतोल्ला पे कर सकते थे, वो हम्म, शिप को डुबोया उस पे कर सकते, देना पे। ये बच्चियां मरी उस पे भी नहीं हमने कोई उस पर भी नहीं, शोक संदेश दिया या कुछ कोई नहीं। इस पे कोई आधिकारिक तौर पे कोई हमारी वो आया हो। पार्लियामेंट का सेशन था अभय जी, बहुत अच्छा मौका था, अपोजिशन से कहलवा देते। हाँ हाँ, सही बात है। रेजोल्यूशन मूव करो, कह हाँ देते यार हाँ हाँ। हमारी अपोजिशन ने रेजोल्यूशन वॉइस वोट से ईरान के पक्ष में मुंह से कोई आवाज न निकल जाए, इसके बारे में पूरी कोशिश की गई। हाँ, मतलब लगातार सरकार का, अब मोदी जी इतने बार बोले, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से भी बात की, ये सब भी किया, लेकिन कुल मिलाकर ये नहीं कहा कि भाई एक कम से कम जो एक उनका सर्वोच्च आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता था, तो उसके उस पर शोक व्यक्त तो कर ही सकते थे। वो तो जरूर शोक करना। व्यक्त भी नहीं किया। और एक बड़ा अच्छा मौका था अभय जी, वी हैव मिस्ड द बस कि हम ब्रिक्स की चेयर हमारे पास है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा एज हम्म, प्लीज डू योर दिस थिंग एज, हमारे पास हमने एज बिहाफ ऑफ ब्रिक्स हम कंडेम कर सकते थे इसको। हम्म, और ब्रिक्स में अब सोच लो ना, जहां इतने पावरफुल कंट्रीज हैं, हम्म, उनकी वॉइस अगर हम बनते आज, तो लोग हमारी रेस्पेक्ट करते फ्यूचर में कि बिल्कुल। यार ये कंट्री सिद्धांतों पे, जब कमजोर थे तब भी हम सिद्धांतों पे कंडेम करते थे इन एक्शंस को, लेकिन अभी आज आपकी बातचीत में एक बात मैं जोड़ दूं, यहाँ पर जो अयतुल्ला मुश्तबा खामनेई के जो प्रतिनिधि हैं भारत के अंदर, अयतुल्ला हाकिम इलाही, हम्म, उनका भी मैं अखबार में एक वक्तव्य पढ़ रहा था। हालांकि मैं उनसे मिला भी हूं एक बार अभी पिछले दिनों, ईरानी कल्चरल सेंटर में जाकर। उनका वक्तव्य पढ़ रहा, उन्होंने कहा कि भारत इस युद्ध को रुकवा सकता है। उनका कहना ये था। तो सवाल ये है कि ये बात सही है, मैं भी मानता हूं उस बात को। भारत बशर्ते भारत अपना रवैया शुरू से ही निरपेक्ष रखता, हाँ, निष्पक्ष रखता, तो आज वो इस युद्ध में पंच बनने की स्थिति में आ सकता था। था वो, बस वो मौका निकल गया। मौका निकल गया। और वो विजिट भी जो प्राइम मिनिस्टर की थी ना, वो भी इल टाइम थी, बहुत लोगों ने कहा। हम्म, वो विजिट भी जो है, क्योंकि वहां जाके हमने बोल दिया ऐसे, 2 दिन बाद लड़ाई शुरू हो गई। तो बिल्कुल। ईरान और मतलब देवर ऑल वाचिंग कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसराइल की पार्लियामेंट में क्या बोल रहे हैं। हम्म, और 2 दिन में लड़ाई शुरू होगी, 26 को वापस आए, 28 को लड़ाई शुरू होगी। बिल्कुल। तो ये प्लस हमारा ये जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभय जी, हम्म, डिसीजन पैरालिसिस में हम्म, कहीं मुझे लग रहा है ऐसे कि ना, क्विक डिसीजन इस टाइम पे, क्या इवेंट बहुत तेजी से जा रही है। तो मैं तो मिलिट्री कमांडर की तरह सोचता हूं, बट इस टाइम पे डिप्लोमेसी ने मिलिट्री से भी आगे होना है। बिल्कुल। डिप्लोमेट अच्छा, डिप्लोमेट हैज टू बी अहेड ऑफ द मिलिट्री। एक बात कल से मैं सोच रहा हूं, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं उस पर। मोदी जी इजराइल गए, उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। हिंदुस्तान में उनकी तरह तरह से आलोचना हुई, सवाल पूछे गए कि भाई आप इजराइल क्यों गए थे, जरा कुछ तो बता दीजिए, कुछ तो तफसील बयान कर दी। मोदी जी अभी तक उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोले। विदेश मंत्रालय भी उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला कि वो इजराइल क्यों गए थे। ऐसी बात नहीं विदेश मंत्रालय ने बोल दिया हो, उनके प्रवक्ता ने भी नहीं बोला। बाद में हम कह रहे हैं हम तो शांति के पक्षधर हैं, सब बातचीत से होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, ये सब बातें वो कर रहे। लेकिन जो पुतिन से उन्होंने, मोदी जी ने एक बार कहा था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, कहा था हिंदुस्तान की मीडिया में, कुछ सामने सब दिखाया गया था हाँ, कि हाँ, वो मोदी बहुत। जी कह रहे हैं दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार। तो दिस इज नॉट एरा ऑफ वार क्या नेतन्याहू से और डोनाल्ड ट्रंप से वो कह सकते थे? भले ही उनसे नहीं कह सकते थे, तो कम से कम हिंदुस्तान में इस युद्ध के संदर्भ में इस वाक्य को दोहरा सकते थे। और पब्लिक में एक एक हाँ। वो हम ला सकते थे हम्म, कि पब्लिक की, हमारी हमारी इंडिया की पब्लिक नाराज है इस वॉर से। बिल्कुल। दूसरे,
ये भी अगर वो ये नहीं कहना चाहते थे, अगर उन्हें यही लग रहा था कि वो इज़राइल बिल्कुल सही गए थे और उन्होंने ईरान के बचाव में ईरान ने हमला किया है, पलटवार जो किया, उसकी निंदा उन्होंने ठीक की। अगर आप इस बात को इतना सही मानते हैं, तो आप इसको खुल के कहिए ना कि हमने बिल्कुल ठीक किया। और हम इसके पीछे करने के हमारे तर्क ये हैं। हमारा भविष्य में, निकट भविष्य में या दूरगामी भविष्य में हमें इससे ये लाभ हो सकता है। भारत के लिए यही रास्ता उचित है, यही दावा कीजिए। ये तो कीजिए, कम से कम आप इतने बड़े देश के नेता हैं, तीसरी बार देश पे शासन कर रहे हैं, तो आप में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि आपने विदेश नीति की बदल दी, मान लो भारत की विदेश नीति। आप ठीक है, जब बदल दी विदेश नीति, तो फिर मंच पे खड़े होकर छाती ठोक के कहिए कि हमने विदेश नीति बदली है, इसके पीछे हमारा दृष्टिकोण ये है, हमने इसलिए किया है। आप उस पे भी नहीं बोल रहे, वहां भी मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं। ना आप जो खुद किया है उसका समर्थन कर रहे हैं, जो खुद किया है उसमें करेक्शन भी नहीं कर रहे हैं। कितना अजीब सा मामला है। और देखो, प्राइम मिनिस्टर वगैरह तो इतनी चीजों पे मैं उस पे इतना नहीं कमेंट करूंगा, बट वी हैव अ कैरियर डिप्लोमेट एज फॉरेन मिनिस्टर। नहीं, वो तो जब तक प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे तब तक वो नहीं बोलेंगे। नहीं, बट मतलब भाई देखो, प्राइम मिनिस्टर तो पॉलिटिकल लीडरशिप तो एक्सपर्ट की एडवाइस आती है ना, इसीलिए मैंने कहा ना, डिप्लोमेट हैज टू बी हेड ऑफ इवन द मिलिट्री रिस्पांस देने में। कहा माना ये जाता है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, उनको एक गलियारा दिया हुआ है, एक कॉरिडोर दिया हुआ है, बस उनको उसी कॉरिडोर में रहना है। उससे बाहर निकलना या उससे बाहर निकलकर सलाह भी देना, ऐसी जरूरत अगर वो करेंगे तो उन्हें उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इससे ज्यादा वो कुछ करते नहीं है। जितना कटखिरना, जैसे बच्चों को स्लेट पट्टी पे पढ़ाया जाता है ना, वो बना देता था, उस पर बच्चे ऊपर वही फेर देते हैं अपनी खड़िया। बस जितना कटखिरना उनको दिया जाता है, उतनी ही इमला लिखते हैं, उसके 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 बाहर कुछ नहीं करते। ये हमारे विदेश मंत्री की स्थिति है। तो ये प्रधानमंत्री को सलाह क्या देंगे? प्रधानमंत्री उनसे जो कहते होंगे उतना बोलते हैं। ये इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री को ये कह दें कि भाई आप वहां गए इजराइल में, आज उसका खंडन कर दीजिए या उसके बारे में ये कह दीजिए। इतनी इनकी सबकी किसी की कोई औकात नहीं है। और अगर आगे लड़ाई चल गई ना, लड़ाई लंबी चल गई, और तो हमारे लिए अभी भी हम कोर्स करेक्शन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अभी भी हम कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, है ना। इस पूरी चीज में खाड़ी के देशों से बात कर रहे हैं हम, बाकी जगह कर रहे हैं, ईरान से भी बात कर रहे हैं। ईरान को हमने ह्यूमैनिटेरियन एड भी दी है, तो हम थोड़ा और खुल के इस चीज पे आ जाएं, तो हमारा एलपीजी का, सीएनजी का, फर्टिलाइजर का ईरान अभी भी कंट्रोल कर रहा है स्ट्रेट को, और करेगा। तो हमें आगे का भी सोचना चाहिए कि तेल हम यहां से लेंगे या जो है वेनेजुला से या कहीं से लेंगे। उनका तेल हमारी रिफाइनरीज रिफाइन भी नहीं कर पाएंगी। तेल की क्वालिटी भी होती है ना अलग अलग, और ईरान इतना नजदीक है हमारे। तो जनरल बोर, एक बात बताइए, ये जो होर्मुज स्ट्रेट को ईरान कंट्रोल कर रहा है, ये कौन सा ऐसा जियोग्राफिकल पॉइंट है जहां पे वो कंट्रोल कर पाता है? क्योंकि नेवी तो बहुत बड़ी है नहीं, बहुत छोटी सी है उसके पास नेवी, और एयरफोर्स है ही नहीं कतई, जो थी वो भी नष्ट कर दी गई है। तो आखिरकार वो कौन सा ऐसा हिस्सा, भाई ओमान की खाड़ी और ईरान का तट, इसके बीच में होर्मुज स्ट्रेट है, होर्मुज जल डमरू मध्य इसके बीच में है। तो इसमें वो कौन सी जगह है जिसकी वजह से, ऐसी कौन सी खास जगह है जिस पे नाकाबंदी कर देने से वहीं पे सब मामला ठप हो जाता है, और ईरान वहां से सुनते हैं कि उसने अपना टोल भी वसूल करना शुरू कर दिया है। वो तो उसने सिस्टम सेट कर लिया है टोल का, और फॉरेन वेसल्स जो है डिपेंडिंग ऑन क्या कार्गो कैरी कर रहे हैं, किसके पूरा वेरीफाई होता है, पैसे ईरान के अकाउंट में या किसी अकाउंट में डाले जाते हैं, उसके बाद ईरान की नेवी उनको एस्कॉर्ट कर। देखो नैरो है, 20-22 किलोमीटर की है वो, और ईरान का जो ये वाला कोस्ट है ना, पथरीला पहाड़ी है, तो ऊपर से नजर है पूरी की पूरी, हर शिप जो वहां से मूव करती है, और उसमें जितने छोटे छोटे आइलैंड है ना, आइलैंड्स हैं काफी सारे हैं, वो सारे ईरान के हैं। तो वो एक एक शिप के ऊपर नजर है उसकी। कोई इसीलिए किसी की हिम्मत, इतनी बड़ी नेवी है, यूएस ने क्यों नहीं उतारा कोई शिप अंदर कि मैं आई विल फाइट थ्रू, जैसे हम टैंकों से फाइट थ्रू करते हैं, थ्रू माइन फील्ड की देखी जाएगी। वो एक भी शिप नहीं गई, किसी की हिम्मत ही नहीं है, किसी शिप की, जो नेवी की शिप की। प्राइवेट शिप सारे पैसे दे के निकल रहे हैं, और वहां सेलर्स की हालत खराब हो रखी है। तो ईरान का टोटल कंट्रोल है। देखिए ईरान तो बहुत इस तरह से देखा जाए तो फायदे में है
ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोटल कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। हाँ, इस हाँ, लड़ाई में हो इस सकता है लड़ाई लास्ट में ईरान में कम आउट एज अ बिग विनर इन लॉन्ग टर्म। जी, पहले तो ईरान के पास तो दुनिया का 3-4% तेल था। आज वो दुनिया के अपने तेल को मिला के 20% से ज्यादा तेल और 20% दुनिया के 20% गैस और 20% तेल को कंट्रोल कर रहा है ईरान। और अब आगे करेगा, अब नहीं छोड़ेगा। अब नहीं छोड़ेगा वो। अब जो है, अब ईरान विल कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दिस वॉर। मेरी जो बिल्कुल, प्रेडिक्शन है, यानी ईरान कम आउट जो स्ट्रॉन्गर। कंट्रोल ट्रंप करना चाहते थे, वो कंट्रोल दरअसल ईरान कर रहा है। हाँ, क्योंकि बेवकूफी से किया, सेंसलेस ऑपरेशन है, जी, जी। सोच के नहीं किया। बस सारी बात वही है। तो ये तो मतलब इस देखा जाए तो बाजी किस तरह पलटती है, ये हमने अपनी जिंदगी में ही बड़े-बड़े, आपने तो और बहुत युद्ध देखे होंगे, लेकिन अपनी जिंदगी में ही देखा कि एक कमजोर फौजी ताकत वाले देश ने दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर आर्मी की सामने बाजी पलट दी और जो फायदा वो हासिल करना चाहते थे, वो फायदा उसने हासिल कर लिया। ये एक बहुत ही अद्भुत किस्म का काम हुआ इस हम लोगों की आंखों के सामने। बिल्कुल। जी। तो अभी आपको लगता है कि महीना भर तो युद्ध और चल जाएगा? अभी तो चलेगा, क्योंकि अभी कोई ऐसी कंडीशंस बन नहीं रही है। कोई देश आ नहीं रहे आगे कहें कि चलो पहले सीज फायर करो, जैसे आप बोल रहे थे, फिर बातचीत करो। तो जब तक सीज फायर नहीं होगा, उसके लिए नेतन्याहू को कौन समझाएगा? वो तो लेबनान में भी फ्रंट खोल रखा उसने। बिल्कुल। और अभी तो मैसिव जो है ईरान के मतलब ईरान पे तो है ही मार पड़ रही है, बट इजराइल को भी छोड़ नहीं रहे हैं। वो इजराइल के ऊपर भी बहुत बहुत ज्यादा ठोक रहे हैं। ईरानी मिसाइलें इजराइल को बहुत ठोक रही हैं। वो सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं। वो इंटरसेप्टर और आयरन डोम और ये सब फेल हो गए हैं। मुझे लगता है कि पहले ईरान पे ज्यादा हमले होते थे, इस वक्त इजराइल ज्यादा हमलों का शिकार है। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल मूर। बहुत ही उम्दा, बहुत रोचक और बहुत गहन चर्चा हम लोगों ने की और वास्तव में हम लोग जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं वही इस लड़ाई का इस वक्त मौजूदा मुकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। जय समय हिंद। देने के लिए। नमस्कार।